बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करनी है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की थी तो थोड़ा सा मैं उसको अगर आप लोगों को रिव्यू करवाऊं तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई, और इसमें थीटा क्या था, थीटा डोमेन थी और वाई रेंज थी। और हमने फंक्शन के बारे में ये बात भी की थी कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। अब मशीन के अंदर हम इनपुट कोई ना कोई दे रहे होते हैं जो कि हमारी डोमेन कहलाती है, और फिर मशीन उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें कोई आउटपुट दे रही होती है जिसको हम रेंज कहते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल को ये इनपुट वैल्यू देते थे और हमें कोई एक रियल वैल्यू मिल रही होती थी। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि जब हम साइन 60 एंगल अगर हम पुट करें तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, √3/2। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स का मतलब चूंकि उलट होता है तो इसलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें कोई ना कोई एक रियल नंबर मिलेगा और हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि ये वाई यहाँ पे फिर इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी और थीटा इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। लेकिन और इसी चीज को इस एग्जांपल के हवाले से अगर हम देखें तो फिर मतलब यह है कि हमने अब यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स का मतलब कि हमने साइन इनवर्स √3/2 इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमने एंगल फाइंड आउट करना है, या थीटा या एक्स जो भी हम लोगों ने लिखा होगा वही हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि फिर हम देखेंगे कि आया ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस जो हैं ये फंक्शन है भी या नहीं है। अगर हैं तो फिर इनकी डोमेन और रेंज को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इस वक्त मैं आप लोगों को सिर्फ ये साइन इनवर्स का फंक्शन डायग्राम के जरिए से आप लोगों को समझा रहा हूं। बाकी जो कॉस और टैन है फिर वो आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से समझ गया तो वो आप खुद से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है और उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ली है। अब चूंकि ये यूनिट सर्कल है तो फिर ये जो रेडियस है इसका ये 1 होगा। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और ये इसका ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं ये कोसाइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये y जो अब्सिस्सा है ये हमेशा साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू क्या है, √3/2। इसका मतलब फिर ये जो y है ये हमारे पास √3/2 वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम बाय पैथागोरस थ्योरम ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास 1/2 वैल्यू आएगी। अगर हम इस ट्रायंगल पे गौर करें तो ये जो हाइपोटेनियस है ये 1 है और इसकी जो बेस है ये हाफ है। अब इस तरह की मेजरमेंट्स सिर्फ उसी ट्रायंगल के अंदर पॉसिबल है जो राइट ट्रायंगल हो और उसके अंदर एक एंगल 60 का होता है और फिर दूसरा 30 का। मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें पता यह चला कि साइन इनवर्स के √3/2 ये 60 डिग्री है। अगर हम इसको रेडियन की फॉर्म के अंदर लेना चाहें तो ये π/3 रेडियन आएगा। अब लेकिन हमारे जहन के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि y जो कोऑर्डिनेट है जो हमारे पास के √3/2 आ रहा है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी आता है। जी बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी यही वैल्यू आ सकती है। और उस सूरत में हमारे पास ये जो एंगल है ये यहाँ तक एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा जिसको हम एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ये उस सूरत में हमारे पास 120 आएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास के √3/2 ही होगी और ये बेस भी यहाँ पे 1/2 ही है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो एक डोमेन वैल्यू थी इसके √3/2 इस डोमेन के ऊपर हमें दो आउटपुट मिल रही है, एक 60 डिग्री है और दूसरा 120 डिग्री है। अगर हम इसको रेडियन की फॉर्म के अंदर देखना चाहें तो π/3 रेडियन और 2π/3 रेडियन। तो फिर ये जो हमारे पास अब रेंज की वैल्यूज आ रही हैं ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को चैलेंज कर रही हैं। उस डेफिनेशन के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि ईच वैल्यू के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि एक ही वैल्यू के लिए हमारे पास दो इमेज आ रहे हैं और फंक्शन की डोमेन रिपीट हो रही है। तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। अब हमने इसको फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हम इसकी डोमेन और रेंज को डिफाइन करेंगे और अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन की जो डोमेन देखी थी वो सेट ऑफ रियल नंबर थी, क्योंकि साइन फंक्शन तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड था और उसकी रेंज -1 से 1 तक आ रही थी। अब -1 कब आ रही थी, -π/2 के ऊपर और 1 वैल्यू π/2 के ऊपर आ रही थी।
थी, मतलब यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 वैल्यू आ रही थी। और यहाँ भी हमने देखा कि जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अब जो हमारे इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 तक होगी और इसकी रेंज क्या आ रही है, -π/2 से π/2 तक आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक और क्वेश्चन भी आना चाहिए। हम रेंज निकाल रहे हैं इसकी, ये -π/2 से हमने π/2 क्यों लिखी है? हम ये भी तो लिख सकते थे कि इस π/2 से 3π/2 तक हम इसकी रेंज में ये वाली वैल्यू क्यों नहीं लेकर आए। तो देखें यहाँ पे हमने देखा कि वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट होना शुरू हो रही हैं। जो यहाँ पे 60 के ऊपर वैल्यू थी वही यहाँ पे मिल रही है। चूंकि यहाँ पे सिमेट्री आ रही थी तो हमने फंक्शन के अंदर डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होती। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया कि इसको हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह से अगर हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो यहाँ पे भी साइन फंक्शन की वैल्यूज रिपीट होंगी। जो वैल्यू यहाँ पे इस हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगी वही वैल्यू हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी मिलेगी डिफरेंट एंगल के साथ। तो इसलिए हम यहाँ से इस थर्ड क्वाड्रेंट को भी एक्सक्लूड करेंगे और फिर इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक आएगी और इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है। मतलब -1 से 1 तक के दरमियान में हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम कॉस फंक्शन की बात करें तो हमें मालूम है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोसाइन फंक्शन के लिए जो रेपिटेशन आएगी वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी और इसी तरह से सेकंड और थर्ड के अंदर भी x नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी रेपिटेशन आएगी। तो इसलिए हम कोसाइन फंक्शन के लिए फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट को हम निग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे डोमेन में से। तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0 से π तक। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसकी डोमेन को यूं ही लिखा है 0 से π तक और रेंज इसकी वही, चूंकि 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है 1 और π के ऊपर मिनिमम वैल्यू -1 है तो इसलिए ये फिर इसकी रेंज कहलाएगी। अब इसी तरह से आप लोग tan इनवर्स फंक्शन को भी देख सकते हैं ग्राफ के जरिए से। अब हम चलते हैं लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर। तो आप लोगों ने मैट्रिक की क्लासेस में लॉगरिथम का एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट दूंगा कि बेसिकली लॉगरिथम है क्या चीज। तो आप लोगों ने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि लॉगरिथम जो है ये रिवर्स प्रोसेस है एक्सपोनेंट का। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या है और रिवर्स प्रोसेस किस तरह से है, ये डेफिनेशन की तरफ चलने से पहले हम चंद एक एग्जाम्पल के जरिए से आप लोगों को ये बात क्लियर करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये चंद एक नंबर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। 2 + 2 + ये कितने टाइम है जी, 3 टाइम्स ये और 3 टाइम्स ये, मतलब 3 + 3 6 टाइम ऐड हो रहे हैं तो 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फिर एडिशन की जो लेटेस्ट फॉर्म आई उसको हमने मल्टीप्लीकेशन कहा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। तो फिर अगर हम 6 टाइम इसी 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर क्या आता है जी 64। लेकिन फिर जो मल्टीप्लीकेशन की लेटेस्ट फॉर्म आई मैथमेटिशियन ने जो इंट्रोड्यूस करवाई उसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म कहा और जो 2 हमारे पास यहाँ पे 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने 2⁻⁶ के साथ भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 जो है ये बेस है और 6 एक्सपोनेंट है। अब लॉगरिथम के अंदर हम क्या करेंगे, हमने यही वाली वैल्यू जो है 6 के हम देखेंगे कि हम 2 को कौन सी पावर तक लेकर जाएं कि हमारा आंसर 64 आ जाए। तो इस चीज का आंसर हमें लॉगरिथम के अंदर मिलेगा। अब इसी को अगर हमने लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर लिखना होता तो फिर हमने सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है। log of 64 to the base 2 is 6। इसका मतलब ये है कि मैं 2 को अगर पावर 6 तक लेकर जाऊं तो मेरा आंसर 64 आएगा और log के अंदर हमने यही कुछ करना है। अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। इफ x is equal to a raised to power y then y is equal to log of x to the base a। मतलब ये है कि हमने सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी है। जब हमने log फंक्शन को अप्लाई करना है बेस को आपने सेम रखना है और इन दोनों वैल्यूज की पोजीशन आपने चेंज कर देनी है। log of x to the base a where a strictly greater than 0 and should not equal to 1 is called logarithm function of x। अब यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही समझने वाली हैं कि हमारा a जो है ये greater than 0 ही क्यों होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास -2 होता, a का यही मतलब है, चूंकि यहाँ पे a बेस है तो यहाँ पे बेस 2 है। अगर -2 होता तो अब हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिसकी
जब हम पावर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता, 64 आता। तो इसलिए हम log जब भी लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज का लेंगे। और यहाँ पे एक और बात लिखी है कि a शुड नॉट इक्वल टू 1। अब देखें अगर 1 यहाँ पे लिखा होता तो 1 की हम जो मर्जी पावर ले लें, 1 ने तो 1 ही रहना है। इसलिए हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो हमारी बेस है वो एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा 1 भी नहीं होनी चाहिए। इसका लॉगरिथम फंक्शन ऑफ x। अब और भी लॉगरिथम के 2 पॉइंट्स हैं, उनको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर बेस हमारे पास 10 हो तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे और जनरली हम इसको यूं रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बेस e एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 वैल्यू इसकी होती है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो फिर अगर बेस e कांस्टेंट हो तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। अब इससे नेक्स्ट हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन की डेरिवेशन जो है ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना ही हम इनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये ट्राई हुए हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों के पेपर्स के अंदर ये समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और समटाइम्स एमसीक्यूज के तौर पे भी वो ये क्वेश्चन आता है, तो मतलब आप लोगों के लिए ये हाइपरबोलिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। और आगे चल के जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों ने सिर्फ इनको याद रखना है। साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ये हाफ e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x होता है और इसकी डोमेन और रेंज जो है ये तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स में होगी। और ये देखें, अगर आप देखें तो साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही इनकी प्रॉपर्टीज जो है या बिहेवियर इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही होता है। अब जब हम कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ माइनस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आ जाएगा। तो फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हाफ e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने याद रखना है कि इसकी डोमेन जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है और रेंज 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी और ये ओपन इंटरवल है, मतलब इसकी रेंज जो है वो 1 से इंफिनिटी तक होगी। 1 और उससे आगे जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी रेंज में आएंगे। अब इसी तरह से जब आप लोग ये 2 फार्मूले अगर याद कर लेते हो तो बाकी सेकंड, कोसेकंड, टैन, कोटेंजेंट वो आप लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हो इन्हीं 2 फार्मूलाज की मदद से। जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप tan हाइपरबोलिक x की अगर हम बात करें तो चूंकि ये साइन ओवर कॉस के होता है तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएंगी। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर। तो इनके भी आप लोगों ने ये फार्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं, मैंने इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। ये समटाइम्स आगे चल के कहीं यूज हो सकते हैं, लेकिन इन हाइपरबोलिक फंक्शन को आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। अगर आप इस फंक्शन की हेडिंग के ऊपर जरा गौर से देखें तो आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो सकता है। एक्सप्लिसिट मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है कि हम वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकें। इफ y is easily expressed, ये बात यहाँ पे इस डेफिनेशन की जान है। इफ y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called an explicit function of x। और इस फंक्शन को हम मैथमेटिकली सिंबॉलिकली यूं राइट डाउन करेंगे कि f of x इज इक्वल टू y। इसका मतलब यह है कि ये x वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम इसको अलग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y के हवाले से। यहाँ पे ये एक एग्जांपल भी मैंने लिखी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि y यहाँ पे बिल्कुल अलग है और x अलग है, मतलब हम y और x को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन जो है इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जिसमें हम x और y को इजीली एक्सप्रेस ना कर सकें। इफ x एंड y आर सो मिक्स्ड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पे देखें कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड मतलब हम x और y को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे और इसको सिंबॉलिकली हम यूं राइट डाउन करेंगे। अब देखें समटाइम्स अगर आपके सामने इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाए, वो आपसे पूछ ले कि ये एक्सप्रेशन किस चीज का है, या ये एक्सप्रेशन आ जाए कि ये एक्सप्रेशन कौन से फंक्शन के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो नोटेशन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए यूज होती है और ये वाली जो नोटेशन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए यूज होती है। और यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन की भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ से आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप x और y को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट अब हम पैरामीट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो देखें पैरामीट्रिक, इससे पहले आप लोगों को मैं पैरामीट्रिक वेरिएबल के बारे में बताता चलूं
कि अगर कोई दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? पैरामीट्रिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर अगर कोई से दो फंक्शन इफ एक्स एंड वाई फंक्शंस, ये दो फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल, अब वो t भी हो सकता है या थीटा भी हो सकता है, हम उसके साथ उस फंक्शन को एक्सप्रेस करें तो फिर वो फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। इफ एक्स एंड वाई फंक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल से t आर थीटा सच एज x इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे a चूंकि कांस्टेंट है दोनों के अंदर है, और अब ये वाला जो फंक्शन है ये टोटली डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल t के ऊपर, और ये फंक्शन y जो है ये भी इसी वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब दो फंक्शन थे, दोनों किसी एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन का नाम देंगे। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं इवन फंक्शन की तरफ। अब इवन फंक्शन से पहले अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करें तो आप लोगों को पता है जब हम किसी भी नंबर की पावर ले रहे होते हैं तो वहां पे अगर पावर इवन हो तो फिर आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो इसी तरह से इवन फंक्शन के अंदर भी जब हम डोमेन को माइनस के साथ भी रिप्लेस कर दें तो दोबारा से हमारे पास वही फंक्शन आ जाए, तो फिर इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन का नाम देंगे। अब फंक्शन f is said to be even if f of minus x is equal to f of x for every number x in the domain of the function। ठीक है, मतलब कि हम डोमेन में से कोई सा भी एक नंबर उठाएं, उसको नेगेटिव के साथ ऑपरेट करवाएं और दोबारा हमारे पास वही फंक्शन आ जाए पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो फिर इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो कोसाइन फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। अब आप लोगों ने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि जी ये कोसाइन अपने एंगल में से नेगेटिव को कैसे हजम कर लेता है, इसी चीज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उसको मैंने एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है। आप वहां से इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि कॉस किस तरह से अपने एंगल के अंदर में से नेगेटिव वैल्यू को खत्म कर देता है। अब इससे नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। देखें इवन फंक्शन अगर आप लोगों को याद हो चुका है तो ऑड फंक्शन बिल्कुल इजी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा था। अब ऑड फंक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वो फंक्शन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा। अब फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल साइन जो है ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है। तो इस चीज को दोनों की वीडियो एक ही हमने रखी है कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x और sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस sin ऑफ x के इक्वल कैसे आ जाता है। तो इन दोनों की जो प्रूफ है वो मैंने एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है, वहां से आपको इसका प्रूफ इजीली मिल जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे 1.1 को। लेकिन फिर भी अगर आज के लेक्चर में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी हम रिप्लाई करेंगे, रिस्पांस देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।